तो कल हम लोगों ने भूआकृति के लिए लगने वाले बल पढ़े थे। अभी हम अंतर्जात बल पर हैं। कल हमने पटल विरूपणीय बल के बारे में पढ़ा था, उसमें से भी हम लोगों ने महादेश जनक पढ़ लिया। आज हमने पर्वत निर्माण का लिए बल पढ़ना है। एक होता है अंतर्जात बल, एक होता है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल भी दो प्रकार के होते हैं, एक पटल विरूपणीय, दूसरा आकस्मिक। पटल विरूपणीय और आकस्मिक में भी दो दो प्रकार के होते हैं। महाद्वीपीय निर्माण, पर्वत निर्माण, इसमें ज्वालामुखी और भूकंप। उसमें पटल विरूपणीय में एक ऊपरी मुखी होता है, एक अधोमुखी होता है। ऊपरी मुखी अधोमुखी के मैंने यहाँ पर उदाहरण दिए थे, ऊपरी मुखी के, और उसके बाद मैंने आपको अधोमुखी के भी यहाँ पर उदाहरण दिए थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कच्छ का रण भी धंसता जा रहा है। अराकान योमा और अंडमान निकोबार के बीच का क्षेत्र भी धंसता जा रहा है। अब आज पढ़ना है हमने पटल विरूपणीय में पर्वत निर्माण, यानी कि क्षैतिज गति, उसमें तनाव। सबसे पहले तो देखिए, जब पृथ्वी की सतह के अंदर कोई कोई बल विपरीत दिशा में लग रहा होगा, इसको मैं बोल सकता हूं विपरीत दिशा। तो जैसे मान लो यहां पर तो कोई सतह बन रखी है, मगर नीचे का हिस्सा कुछ इस तरफ खिसक रहा है, कुछ इस तरफ खिसक रहा है। जाहिर सी बात है कि ये जो खिसक रहा होगा ये विवर्तनिकी के कारण खिसक रहा होगा, है ना भाई। देखो, मुख्य मुख्य रूप से जो पृथ्वी पर जितने भी बल लग रहे हैं उसमें विवर्तनिकी तो लागू ही है ना, सब में सिद्धांत। तो ऐसी स्थिति में यहां पर आपको ध्यान देना है कि इस बल के परिणाम स्वरूप जो किनारा होगा, जो इसका प्लेट किनारा होगा, वहां पर किस प्रकार की गतिविधि होंगी। तो सबसे पहले तो तनाव का मतलब क्या होता है? जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करने वाली शक्तियां या गतिविधियां काम करती हैं, तो इसको भूगोल में तनाव कहते हैं। ठीक है। तनावात्मक या फिर अपसारी शक्तियां ये भ्रंश का निर्माण करती हैं, विदारण का निर्माण करती हैं, दरारों का निर्माण करती हैं, चिराएं का निर्माण करती है। चिराएं का मतलब हो गया चटकन। देखो, यहां पर जो चिराएं, दरार, विदारण, भ्रंश है, ये दरअसल पृथ्वी पर लगने वाले जो गैप है, उस गैप के बारे में बता रही है। अब जैसे मान लो कि ये सतह है और यहां पर ये नीचे से किसी कारणवश धरती कुछ इस तरफ जा रही, कुछ इस तरफ जा रही है। तो सबसे पहले जो हल्की सी जो हल्का सा जो दरार जैसा पड़ेगा, कि मतलब दिख रहा है कि कुछ अलग हो रहा है कहीं पर, उसको चिराएं कहते हैं। ये जब थोड़ा सा बढ़ जाता है तो इनको दरारें कहते हैं। ये थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो इनको विदारण कहते हैं। और ये जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसको भ्रंश कहते हैं। ये जो तीन चार शब्द हैं, इसमें जो सबसे कॉमन शब्द है वो हम यूज करते हैं क्रैक्स और फॉल्ट। ये दो वर्ड यूज करते हैं हम, ठीक है। चिराएं का मतलब होता है रक्चर, ये रप्चर। और विपरण का मतलब, विदारण का मतलब हो गया फ्रैक्चर। फ्रैक्चर जैसे होता है तो कोई चीज टूट जाती है ना, एकदम अलग सी हो जाती है, तो उसमें थोड़ा सा गैप ज्यादा आ जाता है ना। तो जैसे ही आपकी दरार शुरू हो रही है तो उसके लिए चिराए शब्द का इस्तेमाल किया। थोड़ा जैसे देखो, ये है जैसे कोई जगह, जैसे ये दोनों अलग करना है मैंने, ठीक है। तो अभी जैसे ये गैप, क्रैक दिख रहा है यहाँ पर हल्का सा, थोड़ा ऐसे करूंगा तो क्रैक बढ़ जाएगा। थोड़ा ये बिल्कुल अलग हो जाएगा तो एक दूसरे से अलग हो गया ना। फिर उसके बाद और बड़ा गैप आ जाएगा तो ये भ्रंश कहलाया जाएगा। तो ये केवल गैप के नाम है, जो गैप आपको पृथ्वी की सतह में अंतर्जात बल द्वारा विपरीत दिशा में जाने वाली गतिविधियों से देखने को मिलता है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमने पढ़नी है वो भ्रंश याद रखनी है, क्योंकि इसको हम एक भौगोलिक स्थलाकृति जिसे भ्रंश घाटियां बोलेंगे, भ्रंशित क्षेत्र बोलेंगे, उस पर लिंक करना है, क्योंकि ये भू आकृति विज्ञान के लिए भ्रंश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जगह होता है। इसका उदाहरण भी अभी देखेंगे। तो ये तो तनाव का की परिभाषा है, और जिस जगह पे तनाव होगा वहां पर आपको क्या चीज देखने को मिल रही होगी, कुछ शब्द इस्तेमाल करके। पहले आप इसको लिखो, फिर उसके बाद उदाहरण यहां पर आगे देखते हैं। आप लोगों ने हाथ बना लिया अपने अपने, इस पे लिख दो यहाँ पे लैला, यहाँ पर मजनू। टेंशन हो गई।
ठीक है। तो कीवर्ड क्या याद रखना है? भ्रंश, विदारण, दरारें और चिराएं। जैसे हम चिरान शब्द नहीं बोलते, चिरान क्या करता है, चीजों को अलग करता है ना। अब आते हैं, अब हमारे लिए मूल शब्द है भ्रंश। भ्रंश एक बहुत बड़ी स्थलाकृति है, बहुत महत्वपूर्ण स्थलाकृति भी है। तो भ्रंश क्या हुआ, देखो ये स्थलखंड है, ये गैप देख रहे हो आप, ये जो गड्ढा बन रहा है, ये गैप, ऊपर से आप देखोगे तो इसी गैप को, इसी धसे हुए क्षेत्र को भ्रंश बोला जा रहा है। तो ये कैसे पैदा हुआ है, समझ लो ये दोनों स्थलखंड ऐसे चिपका हुआ, तो धीरे धीरे ये ऐसे होगा, पहले हल्का सा क्रैक आया होगा, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा वाइड। तो ये तनाव की स्थिति में, तनाव मतलब जब अंतर्जात बल क्षैतिज रूप से एक दूसरे के विपरीत को लग रहा था, तो जो आपका किनारा बन रहा था, मुख्य क्षेत्र बन रहा था, वहां पर वहां की सतह नीचे को धसी और ये बनी भ्रंश। इस क्षेत्र को भ्रंश कहते हैं। निरंतर किसी किसी जगह पर निरंतर जब इसका विस्तार होता जाएगा, विस्तार होता जाएगा, तो ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखो पहले यहां बना, फिर उसके बाद यहां भी गैप आ गया, देखो अंदर भी गैप आ गया, और जब नितल पर गैप आ जाएगा तो वहां से मैग्मा बाहर भी आ सकता है और वहां पर पर्वतों का निर्माण भी हो सकता है। भ्रंश आप याद करो, जब मैंने संरचनात्मक प्लेट किनारा बनाया था, तो मैंने यही चीज आपको एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, तो भ्रंश क्या है? दो सामान्य भ्रंशों के बीच के जो मध्य का भाग है, उसके धसाव को भ्रंश कहते हैं। यह संपीड़न और तनाव दोनों शक्तियों के संयुक्त प्रभाव से बनता है। यहां पर बोल रहा है वैसे तो भ्रंश जो होता है ये तनाव से बनता है, जो मेन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आगे मैं जब संपीड़न पढ़ाऊंगा ना, तो आप देखोगे कि भ्रंश का निर्माण संपीड़न में भी होता है। अब ये तो ज्योग्राफी की लैंग्वेज है, विस्तृत रूप से उसने बता दिया कि विस्तृत रूप से का मतलब भ्रंश का निर्माण तनाव में भी होता है, संपीड़न में भी होता है। लेकिन हम पेपर की दृष्टिकोण से भ्रंश को कौन सी वाली शक्ति से रिलेट करेंगे? तनाव से रिलेट करेंगे, क्योंकि आपकी ज्योग्राफी उतनी एडवांस नहीं पूछी जाएगी कि संपीड़न में भी अगर भ्रंश बन रहा है तो कैसे बन रहा है। हमें संपीड़न के साथ अभी फिलहाल लिंक नहीं करना, हमें तनाव के साथ लिंक करना है। ऐसी स्थिति में दरार, चिराएं या फिर फॉल्टिंग, फॉल्टिंग का मतलब वही भ्रंशन हो गया, या फिर भ्रंशन का निर्माण होता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो स्थल आकृति वहां पर बनेगी वही घाटी बनती है। कैसी क्या बनती है? वो घाटी बनती है। अब आप देखो ये क्षेत्र अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो घाटी क्या होती है? घाटी एक गहरा संकरा क्षेत्र होता है जिसके अगल बगल में उठा हुआ हिस्सा होता है। तो जहां अगल बगल में उठा हुआ हिस्सा और बीच में ऐसे संकरा क्षेत्र बन रहा है तो उसको घाटी बोलते हैं। और ऐसे तनाव की स्थिति से जो ये घाटी बनती है, इसको क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी। क्या घाटी बोलते हैं? भ्रंश घाटी, या फिर रिफ्ट वैली, या फिर रैंप घाटी, या फिर अगर पर्वत बनेगा उसके आसपास तो ब्लॉक पर्वत, या फिर हॉर्स पर्वत। यानी कि जहां पर फॉल्टिंग हो रही होगी, यहां पर आपने दो चीजें याद रखनी है। यहां पर मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं कि भ्रंश क्षेत्र में दो चीजों का निर्माण याद रखना है। क्या चीज? या तो घाटी बनेगी जो धसा हुआ हिस्सा होगा, और जो उठा हुआ हिस्सा होगा वो क्या बनेगा? पर्वत होगा। जैसे ये उठा हुआ हिस्सा है, ये पहाड़ भी हो सकता है। तो घाटी कितने प्रकार की बन सकती है? तो जो सबसे कॉमन है वो है भ्रंश घाटी, अभी इनके बारे में आगे पढ़ाऊंगा। और या तो फिर रैंप घाटी। ठीक है, पर्वत दो तरीके के हो सकते हैं, एक ब्लॉक पर्वत या फिर हॉर्स्ट पर्वत। अब ये क्या है ये आगे देखते हैं, लेकिन अभी आपने याद रखना है कि अगर कभी कभी जो ये दरारी वाला जो क्षेत्र है, इसके अगल बगल में उठावा वाला जो क्षेत्र होगा, तो उठे क्षेत्र को मैं पर्वत का रूप दे दूंगा और धसे हुए क्षेत्र को मैं भ्रंश घाटी, घाटी का रूप दूंगा। देखो पहले वो क्या कर रहा है, पहले वो ये तकनीकी शब्द है, और ये घाटी और पर्वत सामान्य शब्द है। आप समझ रहे हो? घाटी शब्द सामान्य शब्द है, पर्वत शब्द सामान्य शब्द है, लेकिन किस प्रकार का पर्वत, ये तकनीकी शब्द हो गया। तो अभी आपने ये रिलेट करना है, अभी इसके आगे आ रही है। ठीक है, जैसे अभी यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि रिफ्ट घाटी क्या होती है।
इसके बाद बताऊंगा रैंप घाटी, इसके उदाहरण भी देने हैं, तभी तो मैं भारत के साथ आपको रिलेट करा पाऊंगा कि जो दामोदर घाटी है वो किस प्रकार की घाटी है, ब्रह्मपुत्र घाटी है वो किस प्रकार की घाटी है। इसको लिखो। ने बोला कि जहां पर भ्रंशित क्षेत्र होता है वहां पर दो स्थलाकृति आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, शब्दावली पकड़नी है बस। एक घाटी और दूसरा पर्वत। पर्वत उठा हुआ हिस्सा होगा, जाहिर सी बात है, घाटी धसी हुई हिस्सी होगी। तो घाटी भी दो तरीके की बन सकती है। एक रिफ्ट घाटी जो 99% क्षेत्रों में रिफ्ट घाटी ही होंगी जहां भी होंगी। ठीक है, रिफ्ट घाटी या रिफ्ट भ्रंश को ही बोलते हैं। एक और शब्द हो गया, देखो रिफ्ट किसको बोलते हैं, भ्रंश को ही बोलते हैं। रिफ्ट अंग्रेजी का शब्द हो गया, समझ लो। फॉल्ट, रिफ्ट अंग्रेजी के शब्द है। फॉल्ट थोड़ा तकनीकी हो गया, रिफ्ट थोड़ा कॉमन हो गया। तो सबसे कॉमन रिफ्ट घाटी। कभी कभी कहीं कहीं पर दिखेगा जहां पर आपको रैंप घाटी भी दिख सकती है। तो रैंप घाटी बहुत रेयर दिखेगा, लेकिन मजेदार बात यह कि रैंप घाटी हमने पढ़ना इसलिए क्योंकि भारत में बनती है एक घाटी जो रैंप घाटी है। रिफ्ट तो है ही भारत के अंदर, कई घाटियां, रिफ्ट एक नहीं, रिफ्ट कई जगह पर है। जहां से नर्मदा बह रही है, नर्मदा का जो तल है वो रिफ्ट है। ताप्ती का तल जो है वो रिफ्ट है, धसा हुआ क्षेत्र है। गोदावरी जहां से बह रही है ना, वो घाटी रिफ्ट है। महानदी दामोदर जहां से बह रही है, धसा हुआ क्षेत्र है वो भी। तो जो क्षेत्र धसा हुआ है तो वहां से नदी तो बहेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगल बगल की जमीन उठी भी होगी तो वहां से नदियां बह करके एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी और वहां से फिर नदियां। तो रिफ्ट में हमेशा देखना नदी मिलेगी ही मिलेगी आपको। तो रिफ्ट के साथ नदी का कॉन्सेप्ट भी जुड़ जाएगा आपका। तो अब आप यहां पर देखो रिफ्ट क्या हो गया। देखो रिफ्ट घाटी क्या होता है, अब आपने नजरिया देखना है कि रिफ्ट घाटी में क्या होता है। कि ऐसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या ध्यान देना है, कौन सा वाला बल चाहिए रिफ्ट घाटी के लिए, कैसा वाला बल चाहिए, तनाव वाला। विपरीत दिशा में जब स्थल जाएगा तो एक बात बताओ, ऊपर की जो सतह है वो कहां जाएगी, नीचे। नीचे क्या होगा इसका, धसाव। तो ये जो नीचे जा रहा है इस क्षेत्र को मैं क्या बोलूंगा, भ्रंश, सॉरी रिफ्ट। हाँ, भ्रंश घाटी ही, और अंग्रेजी में रिफ्ट वैली। सिंपल हो गया, सिंपल है। जो अभी तक मैंने समझाया यही तो बताया है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल के ऐसा कहां कहां पर हो रहा है। तो जब दो भ्रंश रेखा, एक रेखा ये है एक रेखा है, दो भ्रंश रेखाओं के मध्य, मध्य मतलब बीच में, बीच का जो स्तंभ है, समझ लो मैंने ऐसे तीन टुकड़े बना दिए जमीन के। अच्छा यहां पर एक एग्जाम्पल देखो, मैं ऐसे इसको फ्रेश से एक एग्जाम्पल डायग्राम मेरे दिमाग में ऐसे देखो, देखो मैंने, अभी क्या हो रहा है, एक जमीन का टुकड़ा ये बनाया, एक जमीन का टुकड़ा बनाया, एक जमीन का टुकड़ा ये बनाया, समझ लो ये सतह है। अभी क्या हो रहा है कि इधर की जमीन इधर जा रही है और इधर की जमीन इधर जा रही है। तो अब आप फोकस करो, बीच वाली जमीन कहां को जाएगी, कुछ साल के बाद क्या हो जाएगा, ये वाली तो वहीं पर है स्थिर, ये वाली भी क्या है, स्थिर। लेकिन ये जो नीचे वाला ऊपर का हिस्सा है ये कहां चला गया, नीचे धस गया कुछ सालों के बाद, है ना। अब जब ये कुछ सालों के बाद नीचे गया तो इतने क्षेत्र को मैंने क्या बोला, भ्रंश घाटी। तो अब एक एग्जाम्पल याद रखो, जब किनारे की जमीन यथावत रहे, मतलब उसमें ज्यादा कोई परिवर्तन ना हो, और बीच का हिस्सा नीचे धसता जाए धसता जाए धसता जाए, तो ऐसे धसाव वाले घाटी को भ्रंश घाटी कहते हैं। अभी फिलहाल ऐसे ही याद रखो आप, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देता हूं भारत में आपकी दामोदर नदी। दामोदर नदी जिस घाटी से बहती है वो एक भ्रंश घाटी है, क्योंकि उदाहरण में पूछेगा ना इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से। अफ्रीका की रिफ्ट घाटी जो मैंने अभी बताई है ना, नील नदी की रिफ्ट घाटी है ये दुनिया की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। ये क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। इसके बाद तीसरा, ये तो एक ही हो गया ना, अफ्रीकी रिफ्ट क्षेत्र। तीसरा यहां पर आ गया नर्मदा और ताप्ती जहां से गुजरती है। और चौथा हो गया मृत सागर जो जॉर्डन में है।
ठीक है, ये उदाहरण है। अभी इसको पहले जरा मैप पे देख लेते हैं, फिर वापस आते हैं। ये देखो, अब इस डायग्राम पर ध्यान देना। ये डायग्राम अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको इंडियन ज्योग्राफी की कैसी संरचना बनी है ये नहीं समझ में आएगा। ये जगह दिख रही है आपको, ये यहां से दामोदर नदी गुजरती है। ये जो इतना व्हाइट व्हाइट हो रखा है ना, ये हिस्सा धसा हुआ है। पहली चीज, ये नदी दिख रही है यहां से, ये महानदी है। महानदी ऐसे बहती है, धसा हुआ क्षेत्र है। ये जगह दिख रही है, ये गोदावरी का भ्रंश है, धसा हुआ क्षेत्र। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है, ये किसका क्षेत्र है? नर्मदा का भ्रंश। और ये किसका क्षेत्र है? ताप्ती का भ्रंश। ये जगह आप देखो, यहां ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, इधर उठा हुआ दिख रहा है, ये हिस्से उठे हुए हैं। और ये जहां से दामोदर बह रही है, ये धसा हुआ हिस्सा है। क्लियर है? आ रहा लॉजिक समझ में? क्या हो रहा है यहां पर बताओ? हाँ, अब आप मैप पे देख लो, आपको नदी का लॉजिक भी मिल रहा है ना। ये इनडायरेक्टली हमको बहुत जगह पे काम आने वाला है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको लॉजिकल ज्योग्राफी समझनी है और रट्टा नहीं चाहते हो ज्योग्राफी में, और ज्यादा से ज्यादा इंडियन ज्योग्राफी आगे आपकी क्लियर हो जाए, तो यहीं से बेस बनेगा। वो पूछेगा क्या कारण है कि कोयला इधर ही मिल रहा है ज्यादा, उसमें भ्रंश का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, महानदी दामोदर, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, 1 2 3 4 5, 5 नदियां लगा दी मैंने, बताओ उत्तर भारत की, जो भ्रंश से होकर के गुजर रही। कहां से गुजर रही है ये सारी की सारी? और ये सब नदियां गंगा से पुरानी नदियां है। गंगा नदी तो अभी बन नहीं है, अभी बन रही है। ये नदियां गंगा से करोड़ों साल पुरानी नदियों का क्षेत्र है। करोड़ों, ऐसे नहीं कि लाखों, करोड़ों साल पुरानी, 1.5 करोड़ साल पुरानी, उससे भी ज्यादा। ठीक है, देखो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो नदियां जहां जहां से गुजर रही है ना, ये हिस्से धसे हुए हिस्से, धसा हुआ। तो क्योंकि ये हिस्सा धस रहा है, इस क्योंकि मैंने भ्रंश का एग्जाम्पल बताया ना, जो हिस्सा धस रहा होगा उस हिस्से को मैं बोलूंगा भ्रंश घाटी। और मैं अभी भ्रंश घाटी, भ्रंश भी बहुत तरीके का होता है, यहां से नदियां वदियां भी गुजरती हैं। तो अभी मैं यहां पर जो बता रहा हूं, जो मैंने भ्रंश घाटी के एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसको यहां पर बता रहा हूं कि कैसे हमारी भारत की कुछ प्रमुख नदियां भ्रंश घाटी से होकर के गुजर रही है। एक मैंने अफ्रीकी भ्रंश घाटी बताई, जो दुनिया की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। अब आप देख लो यहां पर ये अफ्रीकी प्लेट इधर जा रही है, ये वाला जो अफ्रीकी प्लेट का हिस्सा है ये इधर जा रहा है। पूर्वी पश्चिमी वाला अफ्रीकी प्लेट का हिस्सा नूबियन प्लेट के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी वाला हिस्सा सोमालिया प्लेट के नाम से जाना जाता है। अब नीचे की जमीन इधर जा रही होगी, तो जाहिर सी बात है ये हिस्सा कहां जा रहा होगा? अंदर धस रहा होगा ना। इसी धसाव के कारण यहाँ पर ये तंगानिका लेक, मलावी झील, विक्टोरिया झील, और यहां से जो नदी जा रही है ऊपर की तरफ, नील नदी है। एक जमाना आएगा जब ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा। तो ये जो जगह बन रही है, ये क्या बन रही है बताओ? क्या बन रही है? हाँ, अब ये आपको ऐसा दिख रहा है ना, ये आज से 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ साल बाद देखने क्या हाल होगा इसका। जो ये वैज्ञानिकों के अनुसार ये होना है। लो जी, हो गया अलग थलग। क्या अलग हो गया? अफ्रीका का सोमालिया अफ्रीका से पूरा अलग चला गया, और यहां पर हिंद महासागर का पानी आ गया। ये हाल होने वाला है। अब वो पहला मैप यही तो दिखाया था मैंने, समुद्र आ गया ना यहां पर बीच में। उसके बाद यहां पर नीचे समुद्र से लावा बाहर आएगा और अंदर द्वीप बनने शुरू हो जाएंगे। नर्मदा और ताप्ती देखते हैं, ये कौन सी नदी है? नर्मदा। ये कौन सी नदी है? तापी। तो ये जिस जगह से गुजरती है वो धसे हुए हिस्से, यहां की ढाल ऐसे है देखो, लेकिन इसके अंदर गैप जो बना हुआ वो ऐसा, भ्रंश का जो ढाल है वो इस तरफ है। दो नदियां जो अपनी सतह की ढाल के विपरीत बहती हैं भारत के अंतर्गत, और भारत ही नहीं दुनिया में कई जगह पर ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं।
मृत सागर देखते हैं यहाँ पर, देखो मृत सागर, देखो ये अरेबियन प्लेट के ऊपर वाला हिस्सा है मृत सागर का, ये अफ्रीकी प्लेट के ऊपर वाला हिस्सा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये अफ्रीका बनाऊं तो ये अफ्रीका हो गया और ये यूरेशियन हो गया, यहाँ पर है मृत सागर कहीं पर, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये ऐसे अलग को जा रहा है, ये अलग को जा रहा है, इसके बीच में बना हुआ है ये। तो मृत सागर ये जॉर्डन में है, जॉर्डन देश सुना है आपने, देश भी पूछता है ना। ये मृत सागर इतना नीचे चला गया है कि ये समुद्र तल से भी 250 मीटर 232 मीटर नीचे चला गया। कितना मीटर? 232, 250 मीटर समुद्र तल से भी नीचे है। इसका क्वेश्चन आता है समुद्र तल से नीचे का स्थान, हालांकि ये समुद्र में तो नहीं है ना। तो भ्रंश घाटी, जॉर्डन घाटी भी बोलते हैं इसको, मृत सागर सागर। ये मेरे एग्जाम्पल्स हो गए किसके? भ्रंश के। इसको लिखो, अब ये थ्योरी लिखो। दामोदर घाटी बनाना ही है, ठीक है। अफ्रीकन रिफ्ट का कुछ नहीं करना है, आपने ऐसे नक्शा बनाना है, ये सुमाले इतना बनाना है और बीच से आपने एक ऐसे ऐसे गैप क्रिएट करना है, ऐसे बस। इसका नाम लिख देना है अफ्रीकी ब्रंच, बस आपके मैप में इतना होना चाहिए, ठीक है। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। बनाना है इसको। इसके बाद नर्मदा ताप्ती, बस थोड़ा आइडिया रखो, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। जॉर्डन के आइडिया रखना, बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आता है रैंप घाटी। कौन सा वाला घाटी? रैंप घाटी। वैली मतलब इंग्लिश में घाटी हो गया। अब इसका ध्यान दो कि मैंने ऐसी ही तीन चट्टान की तीन सतह के हिस्से ले लिए, एक दो साइड वाले हो गया, एक मध्य वाला हो गया, पीछे भी वही एक्सप्लेन करा था। अब आप देखो, इसको छोड़ दो, को क्या कहां जा रहा है। अब आपको फिर से यहां पर एक ऐसा ऐसा निर्माण दिख रहा है जिसमें ये क्या बन गया है, ये आपकी एक घाटी बन गई है। ये जो घाटी है इसका नाम पड़ गया रैंप वैली, ना कि रिफ्ट। है तो ये भी घाटी ना, धसा हुआ हिस्सा है, इसके बगल में उठे क्षेत्र है, लेकिन ये नीचे नहीं गया है। यहां क्या हुआ है, साइड की जमीन दोनों तरफ से ऊपर उठ रही है। देखो देखो, अंततः देखने में रैंप और रिफ्ट घाटी एक ही तो जैसी लगेगी। बताओ, एक बात बताओ, ये चित्र और ये चित्र, यह क्या ये एक जैसा नहीं है? तीन एक साथ थे, ये धस गया, लेकिन यहां पर नीचे वाले में हलचल थी, यहां पर नीचे वाला हलचल हो रहा था, साइड वाले यथावत थे, ठीक है। तो नीचे जो धस रहा था, साइड यथावत थे, वो था रिफ्ट वैली, और साइड में जो उठ रहा है और बीच वाला यथावत है, तो बीच वाले का घाटी का रूप अपने आप बन जाएगा, साइड में पहाड़ बन जाएंगे। तो इस घाटी को बोला जाता है रैंप घाटी, और ब्रह्मपुत्र हमारी रैंप घाटी है। अब देखो, मैं आपको ब्रह्मपुत्र का एग्जांपल देता हूं। देखो क्या हो रहा है, ये हमारा पूर्वोत्तर भारत का नक्शा है। यहां पर हमारे हिमालय उठ रहे हैं, क्या उठ रहा है ऊपर? हिमालय ऊपर उठ रहा है ना। और ठीक नीचे की तरफ आ जाओ तो नागालैंड, ये यहां पर कौन सी पहाड़ी है, इनको कहते हैं पूर्वांचल। तो पूर्वांचल की पहाड़ियां भी ऊपर उठ रही है। पर ब्रह्मपुत्र वाला जो क्षेत्र है, यहां से ये ऐसे कौन सी नदी जाती है इसमें? ब्रह्मपुत्र। तो ये जो जगह है ये वैसी की वैसी है, ऐसे आप समझ रहे हो। ये देखो, जैसे ये जगह ऐसी है, ये हिस्सा ऊपर उठा, ये हिस्सा ऊपर उठा। अब यहां पर देखो, जैसे कभी ये जगह ऐसी रही होगी, ठीक है। अब देखो, यहां से हिमालय ऐसे उठ गया, यहां से ये भी उठ गया, और ये तो नीचे ही है ना, वहीं पर है, ये वहीं पर है, लेकिन आज कैसे बन गई है, गड्ढा बन गया। और जो हिस्सा उठेगा तो वहां नदियां ऊपर चले जाएंगी, तो फिर यहीं पर तो इकट्ठी होंगी ब्रह्मपुत्र में। तो ब्रह्मपुत्र भ्रंश घाटी नहीं है। कैसी घाटी है? ब्रह्मपुत्र धस नहीं रहा है, उसके बगल बगल अगल बगल का हिस्सा
उठ रहा है। ठीक है, ये मैप आप देख लीजिए, यहां पर पहाड़ियां, ये ब्राउन क्या है, ये पहाड़ी है ना, ये हिमालय ऐसे बन रहा है यहां तक, उसके बाद अब यहां से भी बनना शुरू हो रहा है, तो ये हिस्सा ऊपर उठा, ये हिस्सा ऊपर उठ रहा है, ये वहीं पर है देखो, इसको कहते हैं रैंप वैली। समझ में आया? तो जब दोनों ओर के स्तंभ ऊपर उठ जाते हैं और मध्य का स्थिर रहता है, तब बनी जो मध्य की भू आकृति है उसको रैंप कहला दिया जाता है। इसका बेहतरीन उदाहरण है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि एक रैंप घाटी से होकर के गुजरती है। वैसे तो ये बहुत ही रेयर पूछेगा पीसीएस में इतना गहरा, बट क्योंकि स्लाइड सिविल सर्विसेज के हिसाब से बनाई है तो पूछ सकता है कभी कभी। मेरे ख्याल से एक बार शायद मुझे ऐसा आ रहा है कि उत्तराखंड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, निम्न में से कौन सी रैंप घाटी है, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूछा है, इसने प्री में पूछा है, तो ये याद रखना। ठीक है, ये हो गया आपका रैंप घाटी। तो घाटी के दोनों तरीके मैंने बता दिए, इसके बाद पर्वत बताता हूं, इसको लिखो। अब देखो, अभी जो आपने नजरिया, अब आपने सिर्फ क्या बदलना है, नजरिया बदलना है, और मूवमेंट कहां पर हो रही है वो देखना है। रिफ्ट घाटी में मूवमेंट बीच में हो रही थी, नीचे धस रहा था। रैम घाटी में मूवमेंट साइड में हो रहा था, ऊपर उठ रहा था। लेकिन चाहे कोई चीज धस रही हो, चाहे कोई चीज उठ रही हो, हमने हमने जो गर्त वाला क्षेत्र है वही उसी पे नजर मारना है। उसके अगल बगल में क्या हो रहा है वो वाली स्थलाकृति नहीं ध्यान देनी थी, तो इससे हमें घाटियां मिली। अब जो अगल बगल का जो जगह है, क्योंकि जब ब्लॉक ये रैंप और रिफ्ट बन रहा है तो अगल बगल में भी तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है ना, तो अगल बगल में क्या हो रहा है, अभी तक हम लोग निचले हिस्से की बात करते, अब ऊपर वाले हिस्से की बात करेंगे। ऊपर वाला हिस्सा पर्वत बनेगा। दो तरीके के पर्वत बनते हैं, एक होता है हॉर्स पर्वत और एक ब्लॉक पर्वत। अब ध्यान दो यहां पर, जैसे मान लो मैंने बोला कि ये तीन जमीन के टुकड़े हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अब जमीन के टुकड़े जो आपस में जुड़े हुए हैं उसमें से केवल जो ऊपर वाला बीच का हिस्सा ऊपर उठता है, तो जो बीच का हिस्सा ऊपर उठेगा तो ऐसा कुछ क्षेत्र बनेगा बीच वाले हिस्से का, ऐसा बनेगा, ये स्थलाकृति ऐसे हो जाएगी ना। जाहिर सी बात है ऐसे नहीं होगा, ऐसे 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 होगा ना। लेकिन देखो ये हिस्सा कभी नीचे था, बराबर था ये सारा, अब ये हिस्सा क्या हो गया है, ऊपर का उठ गया। तो ये जो ऊपर उठा वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं हॉर्स्ट, और जो ये इस तरफ ये वाले जो क्षेत्र हैं इसको आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, रिफ्ट, क्योंकि ये घाटी वाले क्षेत्र हो गए ना और ये पहाड़ वाला। तो हॉर्स्ट क्या है, हॉर्स्ट एक पर्वत स्थलाकृति है। ये कब बनता है, जब कहीं पर किसी जगह पर बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाए और अगल बगल में घाटियां बन जाए, तो घाटी के साथ पर्वत निर्माण। ठीक है, तो मध्य स्तंभ जब ऊपर की ओर उठ जाता है तो ऊंचा दिखाई देता है। ठीक है, जबकि पार्श्व मतलब अगल बगल के स्तंभ स्थिर रहते हैं। तो ये जो मध्य स्तंभ है, इस मध्य स्तंभ को हॉर्स्ट पर्वत बोला जाता है। जर्मनी में एक पर्वत है जिसका नाम ऑलरेडी हॉर्स्ट पर्वत है, वहां ऐसी प्रक्रिया हो रही है, इसीलिए इसको एक स्थलाकृति का नाम भी दे दिया गया है। तो अब एक क्वेश्चन और पूछेगा कि हॉर्स्ट पर्वत, जिसको लोकल भाषा में हार्ज बोलते हैं, क्योंकि जर्मनी वाले उसको हार्ज बोलते हैं, अंग्रेजी वाले उसको हॉर्स्ट बोलते हैं, तो लोकल पर्वत हॉर्स पर्वत या हार्स्ट पर्वत कौन से देश में स्थित है, जर्मनी। तो एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का एग्जांपल आपको पता लग गया, और उसके साथ साथ मैंने भू आकृति बना दी है। ये बात समझ में आई, इसको लिखिए। यहां पर मैंने डायग्राम पीछे नहीं है, ब्लॉक है इसके बाद। ठीक है, इसमें आप एक आप भारत का भी उदाहरण लिख लेना, हॉर्स्ट पहाड़ का पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भी इसी तरीके से निर्मित हो रखा है। अब बात करते हैं ब्लॉक पर, ठीक इसका उल्टा लेकर के चलते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ऐसे ही, मैं 3 स्तंभ बना रहा हूं धरती के। इससे पहले मैंने कौन सा स्तंभ उठाया था, बीच वाला। अब बीच वाला नहीं उठाना है, साइड वाले क्या करने हैं, नीचे धसाने हैं। तो अगर दोनों साइड वाले धस जाएंगे तो ये हिस्सा नीचे को चला,
साइड वाला हिस्सा नीचे गया, इधर वाला हिस्सा भी नीचे गया, और बीच वाला यथावत है। लेकिन अब मैं जो बीच वाला है वो मुझे कैसा दिखेगा? पहाड़ जैसा ही दिखेगा ना, इसको बोलते हैं ब्लॉक। इससे पहले वाले में क्या हो रहा था बताओ? इससे पहले वाले में बीच वाला उठ रहा था, अब वाले में बीच वाला यथावत है, लेकिन यथावत होने के बावजूद भी पहाड़ है। क्यों है? क्योंकि अगल बगल में धसाव हो रहा था। समझ रहे हो? तो हमारे देश में जो सतपुड़ा का जो जैसे ये ताप्ती नदी गुजर रही है, कौन सी? ताप्ती। यहां पर तो ऐसे ये धसावा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इधर से विंध्याचल उठा, सॉरी सतपुड़ा कह रहा हूं, कौन सा है? विंध्याचल। कौन सा पर्वत याद रखना है? विंध्याचल पहाड़। तो ये जो विंध्याचल है समझ लो, इसके इधर से नर्मदा, इधर से नर्मदा धसी, इधर से ताप्ती धसी, और बीच वाला हिस्सा कैसा लगा आपका? उठा हुआ लगा है। तो ये एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत जैसा बन गया आज की डेट में। तो ध्यान देना, यहां पार्श्व स्तंभ, पार्श्व स्तंभ का मतलब क्या होता है? साइड वाले स्तंभ के धसने के परिणाम स्वरूप होता है। इसमें मध्य स्तंभ ऊपर उठकर ब्लॉक जैसी भू आकृति बनाता है। और इसका उदाहरण देख लीजिए। सबसे पहले सियरा नेवादा, ध्यान देना, कौन सा? सियरा नेवादा। ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है, 36 बार पेपरों के अंदर पूछा जा चुका है। ये अमेरिका में है, ये भी पूछता है। तो सबसे पहले सियरा नेवादा अमेरिका में, यहां पर लिख लेना ब्रैकेट में। ये तो ब्रैकेट में नहीं भी लिखोगे तो आगे हमने पर्वत के प्रकार पढ़ने हैं ना, वहां दोबारा आएगा ये ब्लॉक पर्वत, सियरा नेवादा। दूसरा हो गया सतपुड़ा पर्वतमाला, ठीक है, भारत में सतपुड़ा। और तीसरा पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चल रही ना, अगर आपसे पूछा जाए सॉल्ट रेंज कहां पर है, अरे दुनिया में ये जो सॉल्ट रेंज है कितना ज्यादा सेंधा नमक पैदा करता है? नहीं, ये तो सॉल्ट रेंज तो पाकिस्तान में है ना। नहीं नहीं, कच्छ वाला सॉल्ट अलग है और ये वाला अलग है। हाँ, ये तो नाम है, पर्वत श्रेणी का ही नाम है सॉल्ट रेंज। रेंज बेसिकली पर्वत श्रेणी को बोलते हैं इंग्लिश में ना, माउंटेन रेंज। इधर बहुत दूर चला गया वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप। दिखते कैसे हैं ये? ठीक है, अरे इस वाले में नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इस वाले में नहीं है तो आगे टाइप्स ऑफ माउंटेन आएगा, उस वाले में हो जाएगा। तो अभी देखो हम लोगों ने क्या क्या कर दिया। महादेश, ये जो महादेशक जनक और पर्वत निर्माणी, ये हो गया हमारे। ऊपरी मुखी अधोमुखी हो गया है, तनाव हो गया है। अब क्या रह गया आपका? संपीड़न रह गया। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है आपने? संपीड़न में, संपीड़न में क्या पढ़ना है? जब जब दो बल एक दूसरे की ओर लगेगा, तो एक दूसरे की ओर लगेगा तो यहां पर ऑलरेडी पहले से जगह होगी ना, तो जो जगह ऑलरेडी होगी उनमें क्या आएगा? संपीड़न हो जाएगा ना। वो आपस में क्या होंगे? पिचकते जाएंगे, पिचकते जाएंगे, पिचकते जाएंगे। अब पिचक करके कहीं तो जाएंगे ही ना। अब बताओ पिचक करके कहाँ जाएंगे? जमीन के अंदर बहुत कम जा सकता है, क्योंकि वहां पर फिर कमजोर क्षेत्र होना चाहिए। तो वो कहाँ आएगा? जमीन के बाहर ही तो आएगा। भाई कोई चीज जैसे पिचकाओगे 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 तो जहां उसको स्पेस मिलेगा वहीं तो जाएगा ना। और स्पेस अंदर मुश्किल है, बाहर इजी है। तो ये चीज यहां पर, ये जमीन, इसमें क्या होने लग जाएगा? धीरे धीरे मोड़ पड़ने लग जाएंगे। क्या पड़ने लग जाएगा? तो इस शब्द को क्या कहते हैं ज्योग्राफी में? वलन। हिंदी में आपने क्या बोल दिया? मोड़। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? वलन। कोई कागज नहीं है इधर? कागज का टुकड़ा। ये समतल दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा? इसको पिचकाऊंगा। क्या कर रहा हूं? सीधा है, पिचका रहा हूं, मोड़ पड़ रहा है, उड़ गया, उड़ गया, बन गया पहाड़। बन गया ना पहाड़। बस यही तो है कॉन्सेप्ट, और कुछ थोड़ी है। इस मोड़ को वलन कहते हैं। क्या कहते हैं? वलन। ठीक है, अब आप, क्या आपको इस चट्टान में मोड़ दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? ये क्या है? ये
ये मोड़ पड़ रखे हैं अवसादों में, और मोड़ पड़ करके ये ऊपर उठ रखे हैं सर। जब शक्तियां पृथ्वी की सतह को एक दूसरे की ओर धकेलती हैं, तो एक दूसरे की ओर धकेलने को क्या कहते हैं? संपीड़नकारी या अभिसारी। अपसारी होता है ऑपोजिट, अभिसारी होता है एक दूसरे के ओर। ये दो वर्ड भी और यूज हो जाते हैं, अपसारी अभिसरण वगैरह। तो अभिसारी शक्तियों को इसमें वलन पड़ता है, मुड़ाव होता है। ठीक है, मेन तो वलन शब्द ही है जो है बेसिकली मोड़ पड़ता है, और उससे कैसी स्थलाकृति का निर्माण होगा? वलित पर्वत। तो पर्वत कितने प्रकार के पढ़ा दिया मैंने अभी एक तरीके से, ब्लॉक पर्वत पढ़ा दिया, हॉर्स पर्वत पढ़ा दिया, वलित पर्वत पढ़ा दिया। घाटी कितने प्रकार की बना दी? दो, भ्रंश घाटी, रैम घाटी। आ रहा है शब्द अब दिमाग के अंदर? लेकिन अब जब यहां पर हम पढ़ेंगे कि जैसे मान लो ये अवसाद हैं, ये अवसाद हैं, ये अवसाद हैं, ये अवसाद हैं, और ये आपस में फोर्स ऐसे लगता है, तो उसके बाद ऐसे ऐसे बनेंगे ना, ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो यहां पर एक हिस्सा उठा हुआ है और एक हिस्सा निचला है। ऊपर उठा हिस्सा क्या बन जाएगा? पर्वत, और निचला हिस्सा क्या बनेगा? घाटी बनेगी यहां भी। इसके लिए शब्द अलग यूज होंगे, लेकिन वो शब्द क्या है देखते हैं। ठीक है, ये वलन है। तो वलन क्या है? आप यहां पर दिख रहा है, यहां पर देखो परतों में अवसाद है, और ऐसे पिचकाओगे तो ये ऊपर उठेंगे। यहां पर भी देख लीजिए, जमीन का एक टुकड़ा इधर जा रहा है, एक टुकड़ा इधर जा रहा है, और ये जो बीच में जो अवसाद रहा होगा, इनमें क्या पड़ने लग गए? मोड़ पड़ने लग गए। मोड़ पड़ करके ये ऊपर उठ चुका है। आ रही बात समझ में? वलन कई प्रकार के होते हैं, देखो ऐसे डिजाइन के हिसाब से, जैसा वो शेप बनाएगा ना, अवसादों का शेप जैसा बनाता है। शेप हर जगह दिखता नहीं है, देखो भूवैज्ञानिक तो देख लेते हैं ना, समझ लेते हैं, क्योंकि पहाड़ों में सतह पर मिट्टी जम जाएगी, मिट्टी में पेड़ पौधे, तो हर जगह आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन ये जो आपका चट्टानी, एक बहुत ही तीव्र चट्टानी पत्थर जो पहाड़ है, यहां आपको दिख रहा है, क्योंकि यहां पर मिट्टी नहीं है, मिट्टी की संरचना नहीं है। ठीक है, तो अभी वलन क्या होता है, वलन के प्रकार और क्या स्थलाकृति बनती है, वो दो एक शब्द जो अभी मैंने बताए वो लिंक करना है अभी हमने। ठीक है, पहले आप संपीड़न क्या होता है इसकी परिभाषा लिख लीजिए। अब आप यहां पर देखो, ये डायग्राम इतना मुश्किल है नहीं समझने के लिए, कई बार मैं वलन का इस्तेमाल कर चुका हूं। थ्योरी देखते हैं, वलन का मतलब क्या होता है। तो जब पृथ्वी की क्षैतिज गतियां, क्योंकि इसके लिए गति कौन सी चाहिए? क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। तो जब पृथ्वी की क्षैतिज गतियों से भूपरपट्टी, भूपरपट्टी का मतलब क्रस्ट हो गया, तो क्रस्ट में संपीड़न उत्पन्न होता है। संपीड़न क्या होता है वो मैंने पीछे बता दिया है, आपस में टकराना। तो संपीड़न उत्पन्न होता है, तो शैल यानी कि चट्टानों की जो स्तर होती हैं, चट्टानें क्योंकि क्रस्ट पे स्तरों में होती, लेयर में होती है, तो लेयरों में चाप, ठीक है, स्तरों की चाप में स्तरों पर चाप और गर्तों का एक क्रमिक निर्माण होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बोला ये अवसाद है तो एक बूठा और एक नीचे, बस। क्रमिक का मतलब ये। अब ये चाप है, चाप क्या होता है? आर्क। आर्क सुना है ना? ये उठा हुआ हिस्सा क्या हो जाता है? चाप। और ये जो धसा वाला हिस्सा है ये क्या हो जाता है? गर्त। अंग्रेजी में उठे हिस्से को एंटीक्लाइन कहते हैं, धसे हिस्से को सिंक्लाइन कहते हैं। ये अभी मैं एक डायग्राम बना करके बताता हूं, आपने बनाना क्या। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर, कहां गया ये डायग्राम, आप बनाओ। देखो यहां पर मैं आपको वलन बताता हूं क्या होता है। जैसे मैंने बोला, एक प्लेट ऐसे जा रही है, एक प्लेट ऐसे आ रही है। इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या होंगे? यहां पर परतों में, परतों के लिए हम क्या कहेंगे? स्तरों में अवसाद होंगे। इतनी बात समझ में आती है? सिंपल लॉजिक है। अब अगले टाइम पर यहां पर क्या होगा? ये प्लेट जब और अंदर चले जाएगी, ये प्लेट जब और इधर आ जाएगी, तो ये जो अवसाद हैं, यहां पर जो अवसाद है, इन अवसादों में क्या आने लग जाएगा? मोड़ यानी कि वलन। ये क्या आ रहा है? अवसादों में वलन। ये हो गया मेरा पिक्चर 2।
थोड़ा और पिचकाते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा और, कुछ हजार लाख साल के बाद ये प्लेट और इधर घुसी, ये प्लेट और इधर घुस गई है, और अब यहां पर क्या हो चुका है, अंदर की स्थलाकृति, पहले मैं अंदर ही अंदर भी मोड़ पड़ रखे हैं जो आपको हर जगह नहीं दिखेंगे, और यहां पर बाहर भी मोड़ पड़ गया, ठीक है। तो आपको बाहर सिर्फ ये दिखेगा। अब यहां पर ध्यान देना, ठीक है, ये जो हिस्सा है, ये, इस हिस्से को क्या बोलूंगा, चाप, उठा हिस्सा, और इस हिस्से को बोला जाता है एंटीक्लाइन, अंग्रेजी में एंटीक्लाइन, अंग्रेजी में एंटीक्लाइन। हिंदी में जो एंटीक्लाइन है इसको कहते हैं अपनति। एक और डायग्राम आप इसका देखो, ठीक है, एक और डायग्राम यहां पर अलग से, ये, ठीक है, ये हिस्सा जो है इसको क्या बोलूंगा मैं, अपनति। ये बात समझ में आ रही। और इसी के अंदर आपको एक हिस्सा और देखने को मिल रहा है, ये हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा क्या हो गया, ये हिस्सा मेरे लिए चाप के हिसाब से मैं गर्त शब्द यूज कर सकता हूं। ये हिस्सा कौन सा है, निचला हिस्सा है, इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो है सिंक्लाइन इंग्लिश में, और हिंदी में सन्नति। क्या वर्ड यूज होता है इसके लिए, क्या वर्ड यूज हुआ, सन्नति। सिंक्लाइन, अबे मैंने क्या, एंटीक्लाइन के लिए अपनति और सिंक्लाइन के लिए अभिनीति, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके लिए अभिनति वर्ड भी यूज कर लीजिए। यहां भी आप क्या वर्ड यूज करोगे, सन्नति या फिर अभिनति, ठीक है, सन्नति या अभिनति, ये याद रखना, दो शब्द, ठीक है, भू अपनीति, ठीक है, और भू अभिनीति। भू अपनीति, भू अभिनीति, तो अब ये कंफ्यूजिंग हो गया ना, एक में प आ गया, एक में भी आ गया, भी नीचे और प ऊपर, ठीक है। सन्नति थोड़ा सा इजी वर्ड हो जाता है क्योंकि सन्नति का मतलब होता है धसाओ। तो अब यहां पर दो शब्द आ गए। अब ये याद रखना, पेपर में सवाल पूछेगा, पेपर में सवाल पूछेगा कि जब भी ये सब वलित पर्वत हो गए, अब सारे ये भी वलित पर्वत हो गया, ये भी, क्योंकि इनमें मोड़ पड़ रखे हैं ना, लेकिन जो पर्वत होगा उसकी अपनति की क्रिया से कौन सी चीज दिखेगी आपको, इससे दिखेगी चोटी वाला हिस्सा, और जो सन्नति की क्रिया होगी उससे कौन सा हिस्सा बनेगा, घाटी। ये भ्रंश घाटी नहीं है, अरे ये वलित पर्वत की घाटी है, इसको भ्रंश घाटी मैं नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली, पर बन तो घाटी ही रही है ना। तो ये समझ में आया, भू अभिनीति, भू अपनीति, भू अपनीति वलित पर्वत, भू सन्नति या अभिनीति वलित पर्वतों के बीच की घाटियां। तो जो गंगा नदी जहां से बह रही है, जिन घाटियों से बह रही है वलित पर्वत के बीच बीच में से, ये घाटी कौन सी है, वलित पर्वत वाली घाटी है, ये सन्नति घाटी है। कैसी घाटी है, सन्नति घाटी बोलेंगे इनको। दो कीवर्ड है ये भाई, वलन को लेकर के ये दो कीवर्ड याद रखना। चाप वाला हिस्सा क्या बन रहा है, पर्वत, और गर्त वाला हिस्सा क्या बन रहा है, घाटी, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन। सिंक बोलते हैं ना, जैसे हम सिंक, सिंक का मतलब गड्ढा। समझ में आया क्या कीवर्ड है ये, हो गया लॉजिक क्लियर। अब पहले आप क्या बनाओगे, ये डायग्राम बनाओगे। वलन क्या होता है पहले क्या करोगे, थ्योरी लिखोगे। अच्छा पहले यहां पर और थोड़ा सा थ्योरी है, उदाहरण में पूरा कर लेता हूं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। फोल्ड का ऊपरी उठा हिस्सा एंटीक्लाइन यानी अवनति कहलाया जाता है, जो सामान्यतः क्या बनाता है, फोल्ड का उठा हुआ हिस्सा क्या बनाता है, पर्वत, यानी अपनति क्या बनाता है, पर्वत, और निचला धसा हिस्सा जिसको अवनति कहते हैं, ये क्या बनाता है, घाटी। इसका उदाहरण है, फोल्डिंग का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, एल्प्स पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, रॉकीज पर्वतमाला, और दुनिया के सबसे नवीन फोल्ड माउंटेन हिमालय पर्वतमाला। सबसे युवा पर्वतमाला है हिमालय पर्वतमाला।
जो जितना युवा होगा वो उतना उबड़ खाबड़ उठा हुआ और भयंकर होगा, उसमें कई तरीके की प्रक्रिया अभी भी चली रही है। फोल्डिंग का एग्जाम्पल आ गया, फॉल्टिंग के एग्जाम्पल आ गया, फॉल्ट के प्रकार बता दिए थे। अब यहां पर थोड़ा फोल्ड के प्रकार है, लेकिन फोल्ड के प्रकारों से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, कहां तक लिखी थ्योरी? ये हो गया, ये हो गया था, ये लिख लिया था, ये डायग्राम। पहले क्या है, पहले थ्योरी लिख लो फिर डायग्राम बनाना। अच्छा, ये अच्छा वो क्या नाम है उसका? हाँ, अमित पंत, अमित है शायद, क्या नाम है? इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पढ़ी होगी तुमने। अच्छा, योगेश, ठीक ठीक, हो गया। अब आते हैं वलन के प्रकार। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सिमिट्रिकल वलन, जिसको सममितिक, सममित वलन कहते हैं, जिसमें समान प्रकार का। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे ये फोल्ड हो रहा है, देखो यहाँ पर फोल्डिंग पड़ रही है ना, इधर की चट्टाने भी और इधर की जो परत है, इधर की परत इधर की परत, ये बीच का हिस्सा है, इसको एक्सिस कहते हैं। ठीक है, धुरी। तो धुरी के इस तरफ और धुरी के इस तरफ सेम जैसा हिस्सा होगा। अब इससे जो पहाड़ दिखेगा, आप जो ऐसा पहाड़ बनाते हो ना, ये पहाड़ कैसे बना रहे हो? देखो, आपने ये बीच से ऐसे करा तो इसका इधर का हिस्सा बराबर है, ऊपर आते आते भी बराबर है, नीचे आते भी बराबर है। ये जो वलन होता है ना, इसके पहाड़ के चट्टान के अंदर जो वलन है, इसको सिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं, यानी कि सममित वलन, समान प्रकार का वलन। तो ज्यादातर पहाड़ हम ऐसे ही तो बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा ऐसे ही होते हैं। ठीक है, एक हो गया असम्मित या असम्मित, यानी कि असंगठित वलन। जैसे इधर वाला ऐसे है और ये वाला हिस्सा ऐसे बन गया, इधर वाला ऐसे चला गया। अब देखो, यहां से इधर की दूरी अलग है, इधर की दूरी अलग है, यहां की दूरी अलग है। तो एक तरफ इसका कुछ अलग प्रकार की शेप बना रहा है, दूसरी तरफ अलग प्रकार का शेप बना रहा है। तो ये हो गया आपका असम्मित, एसिमेट्रिकल, असममित। ठीक है, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन का मतलब क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। धसा हुआ हिस्सा क्या हो गया, सिंक्लाइन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इस हिस्से को क्या बोलेंगे, अभिनति। और ये हिस्से को मैं क्या बोलूंगा, अपनति। तो ये दो शब्द और आपको याद रखने, कितने शब्द हो गए, 4 शब्द हो गए। मोस्ट कॉमन ये है बस, बाकी जो ये रिकम्बेंट फोल्ड है, ओवर, ये इनकी जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि फिर भी एक मोनोक्लाइन क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, तो एक भुजा जो है वो ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर मतलब ये ऐसे लटका हुआ होना चाहिए। तो जैसे मैं बोल रहा हूं, ये हिस्सा ऐसे गया, ये हिस्सा ऐसे है, और ये हिस्सा आपका ऐसे है। पहाड़ कैसा है, एक हिस्सा सीधा, दूसरा हिस्सा कैसा हो गया, मैं यहां पर बनाता हूं, सिंक्लाइन। धसा हिस्सा क्या हो गया, सिंक्लाइन। उठा हिस्सा क्या हो गया, एंटीक्लाइन। ये पहाड़ कैसा हो गया, ये पहाड़ कैसा हो गया, एसिमेट्रिकल। ठीक है, मोनोक्लाइन, एक तरफ सामान्य ढाल, एक तरफ तीव्र ढाल। तो इसका एक ही फोल्ड बना ना, दूसरी तरफ फोल्ड हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो दूसरी तरफ यहां पर क्या हो गई है, तीव्र हो गया, और इस तरफ क्या हो गई है, सामान्य ढाल हो गई है। ये याद रखना। ठीक है, जैसे पहाड़ ऐसे बनते हैं ना, अब भाई इधर ऐसे हुआ है, ये हिस्सा ऐसा रहा और ये सामान्य ढाल वाला हो गया, इसको कहते हैं आइसोक्लाइन। समान दिशा में मोड़ पड़ना, एक ही डायरेक्शन में फोल्ड होगी जैसे। ठीक है, तो जैसे समान दिशा, जैसे कि आप ये समझ लो, जैसे ऐसे कोई इसी तरफ इस डायरेक्शन में फोल्ड, इस अंदर से इधर ही फोल्ड, इधर ही से फोल्ड, तो समान दिशा आइसोक्लाइन। ओवरटर्न्ड, एक दिशा में अत्यधिक मोड़, जैसे पहाड़ ऐसे गया इतना तक और नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड हो गया, ऐसे जरूरत से ज्यादा टर्न हो गया। ठीक है, और रिकम्बेंट, क्षैतिज रूप से सोए हुए वलन। यहां पर इनफैक्ट ये देख लीजिए, ये क्षैतिज दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल ऐसे एक के ऊपर एक। देखो, एक फोल्ड यहां पड़ा
और दूसरा फोल्ड ठीक इसके ऊपर, तो ये मैं ऐसे बना रहा हूं, देखो ये रिकम्बेंट फोल्ड है, एक फोल्ड यहां पड़ा और दूसरा फोल्ड यहां पर पड़ा, ये रिकम्बेंट फोल्ड है। ये बहुत मुश्किल मिलेंगे, ये आपको रेयर क्वेश्चन पूछेगा। जो मेन है वो सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिकल फोल्ड के टाइप है। बस आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से प्रकार का वलन है या नहीं है। ये सिविल सर्विसेज इस टाइप के डेप्थ में जाएगा। पीसीएस में मुझे उम्मीद नहीं है कि ये आपसे शब्दावलियां पूछेगा। पीसीएस के लिए आपको सिर्फ 2 शब्द याद रखने हैं। कौन सा? हाँ देखो, मैंने दिखा तो दिया ये, लेकिन ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद क्या है? अच्छा देखो, जैसे 1-2 डायग्राम है यहाँ पर, 1-2 डायग्राम को देखो यहाँ पर। जैसे ये दिख रहे हैं, जैसे ये फोल्ड दिख रहे हैं, अलग अलग टाइप के फोल्ड, यूं मुड़ रहा है, ये अलग अलग फोल्ड है। ये क्षैतिज है, देखो है क्षैतिज, एक जैसा फोल्ड, ऐसा समांतर फोल्ड पड़ रही है, क्षैतिज हो गया। ये रिकम्बेंट हो गया, ऐसे बेंड हो रहा है। ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। तो ये आपको अलग अलग तरीके के फोल्ड, आपको एक यहां पर आप फोल्ड देख लो, ये वाला फोल्ड इधर को जा रहा है, ये इधर बेंड हो रहा है, ये इधर बेंड हो रहा है। अजीब और गरीब टाइप के पहाड़ दिखेंगे आपको फोल्ड माउंटेन, लेकिन जो शुष्क इलाके हैं वहीं पर आपको फोल्ड ऐसे दिख पाएंगे, वरना और जगह पर ये फोल्ड नहीं दिख पाएंगे। तो अब आप यहां पर देख लो, हमने पटल विरूपणीय बल कर दिया है अंतर्जात बल में। देखो हमने महादेश जनक यानी कि ये भी कर लिए हैं, पर्वत निर्माण की कर लिए हैं। इसके अंदर ऊपरी मुखी, अधोमुखी, तनाव, संपीड़न, वलन कर लिया आपने। अपनति, देखो अब यहाँ पर ये कीवर्ड अब समझ में आ रहे हैं ना, मैंने बोला था अभी मत लिखना। वलन में क्या 2 कीवर्ड याद रखने, अपनति और अभिनीति। उसने देखो मैप में वही बताया कि यही पढ़ना है बस, ठीक है। इसके अंदर वलन के अंदर उत्संवलन और अवसंवलन, इसकी जरूरत नहीं है। और यहां पर आप देख लो, यहां पर चटकन और भ्रंशन, ये 2 शब्द इसने बताया, ये भी हम लोगों ने कर लिए हैं। ऑलमोस्ट ये हो गया है। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक में जाएंगे, भूकंप और ज्वालामुखी। ये दोनों टॉपिक बड़े टॉपिक है, विस्तृत टॉपिक है, क्रमिक टॉपिक है, ठीक है।